रुपीज़ 525 रुपये। तो उसने बताया कि सम का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर टाइम 2 ईयर्स रखें और रेट जो है वो 10% रखें स्मॉल आर, तो जो इंटरेस्ट बनता है वो 525 रुपये बनता है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। अच्छा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। उसने कहा कि सेम अमाउंट के ऊपर प्रिंसिपल फिर नहीं बताया, फॉर डबल द टाइम। अगर टाइम डबल कर लें, टाइम डबल करने का क्या मतलब है, टाइम पहले 2 ईयर्स था तो अब टाइम कितना हो जाएगा 4 ईयर्स, एंड हाफ द रेट। और अगर हम रेट की बात करें तो रेट उसने हाफ कर दिया, पहले रेट कितना था 10%, तो अब रेट कितना होगा 5%। पर एनम इज क्या इज सिंपल इंटरेस्ट। तो एक्चुअली उसने क्या कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहा है कि मुझे बताएं कि सिंपल इंटरेस्ट उस अमाउंट के ऊपर कितना है। यानी कि उसने मुझे कहा है कि आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दें, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, पी, जो कि मुझे नहीं पता, टाइम है जी 4 ईयर्स और रेट है 5%। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दें, ये है जी सिंपल इंटरेस्ट। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम एंड हाफ द रेट परसेंट पर एनम इज। तो क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में मुझे पी तो दिया ही नहीं हुआ। अच्छा, पी के बारे में उसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी है। उसने कहा है कि अगर हम लोग उसी पी के ऊपर, उसी प्रिंसिपल के ऊपर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 2 साल का 10% के हिसाब से, तो वो 525 रुपये बनता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन पी फॉर टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स एंड रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम। कंपाउंडिंग के बारे में उसने कुछ नहीं बताया है, लेकिन रेट उसने कहा कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मुझे, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मुझे पता है कि अगर सवाल में ना दियो तो मैं उसको 1 कंसिडर करता हूँ। तो ये मुझे उसने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट 525 रुपये बनता है। यानी कि मैं यहाँ से पी निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से पी निकलेगा वो मैं यहाँ पे इस फार्मूला में रखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। राइट, दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। कि पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से पी कैलकुलेट कर लेंगे और वो जो पी आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला में रख के सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। फार्मूला है जी कंपाउंड इंटरेस्ट का, आई इज इक्वल टू कैपिटल पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन इंटू टी मल्टीप्लाई बाई एन माइनस 1। तो इंटरेस्ट उसने मुझे बताया कि कितना है, 525 रुपये है। पी कितना है हमने कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द रेट, 0.1, 10% डिवाइडेड बाय 1, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 1 ही है। टाइम कितना है 2 ईयर्स माइनस 1। तो यहाँ से जो हमारे पास पी निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 2500। राइट, ये जो पी है ये अब हमने इस जगह पे रखना है और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है जी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर और टी। प्रिंसिपल अमाउंट अभी हमने निकाली है, कितनी है 2500 रुपये। रेट कितना है जी हमारे पास, रेट सिंपल इंटरेस्ट के केस में उसने कहा है कि जी 5% है, और टाइम कितना है, डबल द टाइम है तो 4 ईयर्स हो जाएगा। तो 25,000 के ऊपर 0.05 के हिसाब से 4 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना बनता है जी 500 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा जी 500 रुपीज़। दिस इज योर आंसर। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इन अक्टूबर 2011 असलम has deposited an amount in an investment scheme at 12% interest compound quarterly। अच्छा, जब कभी डेट्स आ जाएं तो डेट्स को बहुत गौर से देखा करें और इन डेट्स के हवाले से अपने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया करें। ये जो बात है ये आपको क्यूए में भी हेल्प करेगी, अकाउंटिंग्स में भी हेल्प करेगी, आगे जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, जब भी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें आपको ये बात हेल्प करेगी। तो डेट्स को हैंडल करने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं इसमें यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहली डेट को पकड़ें और उसके बाद हर डेट को उस डेट के साथ कंपेयर करते हुए अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ, साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि उसने एट ए डेट, एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर उसने कुछ पैसे जमा कराए हैं 12% इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली के ऊपर। अच्छा, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसीविंग रुपीज 1 मिलियन एट द एंड ऑफ 5th ईयर। यानी कि आज से 5 साल के बाद, जो उसने लिखा भी है, यानी कि अक्टूबर 2016 में उसे आज से 5 साल के बाद 1 मिलियन रुपीज़ मिलेंगे। उसने कुछ पैसे जमा कराए, उसने ये नहीं बताया कितने पैसे जमा कराए हैं। हाँ, उसने ये जरूर बताया कि 12% रेट है, कंपाउंड क्वार्टरली है, और टाइम जो है वो हमारे पास 5 ईयर्स है, और उसके बाद उसने ये भी बताया कि रेट 12% है। तो मेरा ख्याल है सारी ही चीज़ें, हाँ जी बिल्कुल, उसने फ्यूचर वैल्यू भी बता दी है, हम पी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली लाइन को पढ़ के मुझे जो बात पता चली है वो ये पता चली है कि उसने कुछ पैसे बैंक में जमा कराए हैं और उस बैंक से वो ये चाहता है कि आज से 5 साल के बाद वो पैसे 1 मिलियन रुपीज़ बन जाएंगे। इंटरेस्ट भी, रेट भी दिया हुआ है और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। अच्छा, आगे क्या हुआ, ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2013 द इंटरेस्ट रेट ऑन द स्कीम फॉर द रिमेनिंग पीरियड वुड बी रिड्यूस टू 10%। राइट, उसे ये बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2010 से ऑनवर्ड्स, 1 अक्टूबर 2010 एक नई डेट आ गई, हम लोग पहली डेट के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, यानी कि अक्टूबर 11, अक्टूबर 12, 1 साल हो गया, अक्टूबर 12 से अक्टूबर 13 2 साल हो गए, यानी कि जब 2 साल गुजरे तो मैं से कह सकता हूँ a + 2 ईयर्स। राइट, हमेशा आपने ऐसे करना है, डेट्स को इसी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि इस डेट पे जो स्टार्टिंग डेट थी उससे 2 साल के बाद आपको ये पता चला कि अब रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट है वो 10% लगेगा। राइट, पहले कितना लग रहा था, 12% लग रहा था। डिटर्मिन द अमाउंट दैट असलम शुड डिपॉजिट ऑन 1 अक्टूबर 2013, इसी सेम डेट के ऊपर, टू हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट इन अक्टूबर 2016। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल ये है कि उसने 5 साल के लिए एक बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक, पर्पज़ ये था कि 12% इंटरेस्ट लगता रहेगा हर साल और 5 साल के बाद पैसे 10 लाख रुपए या 1 मिलियन हो जाएंगे। लेकिन अगर 2 साल गुजरने के बाद इंटरेस्ट रेट 10% हो जाए, इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, तो क्या वो 10 लाख रुपए हासिल कर पाएगा? जी बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10 लाख रुपए तो तब बनने थे जब 12% इंटरेस्ट 5 सालों तक लगता। अब हुआ ये है कि 2 सालों तक इंटरेस्ट आपको 12% लगा है और आखिरी 3 सालों में आपको इंटरेस्ट 10% लगेगा, तो फिर इसका मतलब है कि आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, आपको 10 लाख से कम अमाउंट मिलेगी।
तो अब एग्जामिनर ये कहता है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे 10 लाख रुपए ही मिलें तो बताएं कि 1 अक्टूबर 2013 को वो मजीद कितने पैसे जमा करा दे ताकि अगले 3 सालों का इंटरेस्ट लगने के बाद पैसे 10 लाख रुपए ही बन जाए, राइट। तो ज़रा टाइमलाइन इसकी ड्रॉ करते हैं। हम लोग टोटल 5 सालों की बात कर रहे हैं कि आज हमने कुछ एक्स अमाउंट इन्वेस्ट की है, वो एक्स जो है वो मुझे 1 मिलियन रुपीज़ की फॉर्म में मिलेगी, राइट। और टाइम है जी 5 ईयर्स। लेकिन हुआ ये कि जो पहले 2 साल थे, 2 साल तक मुझे इंटरेस्ट रेट मिला 12% और अगले 3 सालों में मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा 10%, राइट। ये पंगा हो गया। तो इस डेट पे, दिस डेट विल बी आवर कंपैरिजन डेट, कि इस डेट पे मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा मेरी शॉर्टेज कितनी है और मैं शॉर्टेज के हिसाब से ये कैलकुलेट कर लूंगा कि मेरे पास कितने पैसे मजीद बैंक में जमा कराने पड़ेंगे, राइट। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये कैलकुलेट करना है कि मैंने एक्चुअली बैंक में पैसे कितने इन्वेस्ट किए हैं, एक्स अमाउंट। अच्छा, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैंने बैंक में एक्चुअली कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो मैं इनको 2 साल पे कंपाउंड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस डेट पे, जिस डेट के ऊपर मेरा रेट चेंज हुआ है, उस डेट के ऊपर मेरे पास एक्चुअली कितने पैसे होंगे। तो दिस विल बी माई अवेलेबिलिटी, ठीक है ना जी। क्या ख्याल है, जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं उनके ऊपर 2 साल तक आपको जो इंटरेस्ट लगता रहेगा 12% के हिसाब से, तो हमारे पास ये टोटल पैसे आ जाएंगे। अच्छा, 1 मिलियन रुपीज़ आज से 3 साल के बाद चाहिए, इस डेट के 3 साल के बाद चाहिए और वो 10% के ऊपर मिलेंगे। तो अगर मैं इनको डिस्काउंट करके 3 साल पीछे ले आऊँ तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, जो कि आज की डेट में मेरे पास उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू, आज की डेट में जो उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू है वो मेरे पास होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में मुझे 1 मिलियन रुपीज़ मिल जाए। तो दिस विल बी माई रिक्वायरमेंट एंड दिस विल बी माई सप्लाई। तो रिक्वायरमेंट में से जब मैं सप्लाई माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी शॉर्टेज, और ये वो शॉर्टेज है जो मैं आज अगर बैंक में जमा करा दूंगा तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन जो है वो 3 तरह की होंगी। सबसे पहले हम लोग एक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा एक्स का आंसर आएगा उसको हम 2 साल पे कंपाउंड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि जो कंपैरिजन डेट है उस डेट के ऊपर वो पैसे कितने बन गए होंगे। 2 कैलकुलेशन हो गई। और उसके बाद मैं 1 मिलियन रुपीज़ जो कि फ्यूचर में मुझे चाहिए आज से 3 साल के बाद, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा 10% के हिसाब से, तो मुझे पता चल जाएगा कि आज मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए कि वो 10% के ऊपर कंपाउंड होते रहें, तो 3 साल के बाद 1 मिलियन रुपीज़ हो जाएंगे। दिस विल बी माई रिक्वायरमेंट एंड दिस विल बी माई अवेलेबल अमाउंट। तो रिक्वायरमेंट में से जब मैं अवेलेबल अमाउंट माइनस करूंगा तो मेरे पास शॉर्टेज आ जाएगी और वो शॉर्टेज जो है वो मैं आज मजीद बैंक में जमा करा दूँ। अच्छा देखें, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 4 कैलकुलेशंस अवेलेबल है, 4 कैलकुलेशंस है। सबसे पहली कैलकुलेशन हम एक्स कैलकुलेट करेंगे, दूसरी कैलकुलेशन एक्स को कंपाउंड करेंगे, तीसरी कैलकुलेशन 1 मिलियन को डिस्काउंट करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सीए कि आप इस काबिल बने कि एक स्टेप से आगे की सोचें, यानी कि इस क्वेश्चन में 4 स्टेप्स हैं। तो अगर आप पहले स्टेप में ही फंसे रहेंगे, पहले स्टेप की कैलकुलेशन को ही सोचते रहेंगे, तो फिर आप शायद अपने क्वेश्चन को प्लान नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास 4, 5 या उससे ज़्यादा स्टेप्स हों, तो उस केस में यू शुड बी एबल टू सी बियॉन्ड 1 स्टेप। एक स्टेप से ज़्यादा या एक स्टेप के आगे क्या होगा आपको वो सोचना चाहिए, वो देखना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने प्लान कर लिया है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था कि हमने सबसे पहले वो ओरिजिनल अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो उसने इन्वेस्ट किया है। तो हमें कहाँ से पता चलेगी, वो हमें यहाँ से पता चलेगी कि उसने जब इनिशियली पैसे इन्वेस्ट किए थे तो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि फ्यूचर में 1 मिलियन रुपीज़ हो जाएंगे। रेट जो है दैट इज़ उसने मुझे बताया हुआ है 12% है, कंपाउंड क्वार्टरली है। रेट जो है वो 12% है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है और टाइम जो है वो 5 ईयर्स। तो क्या मैं यहाँ से पी कैलकुलेट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पावर टी, आर ओवर एन, टी इंटू एन इज द फॉर्मूला। सम है जी हमारे पास 1 मिलियन रुपीज़। प्रिंसिपल अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है, 1 प्लस रेट इज 0.12 डिवाइडेड बाई एन, इस केस में 4 है। टाइम कितना है जी, टाइम कितना है, टाइम है जी 5 ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ से मेरे पास पी कितना निकलेगा 553,675। दिस विल बी द प्रेजेंट वैल्यू जो कि इस डेट पे आपने एक्चुअली इन्वेस्ट किए हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी जो शेप है उसमें लिख देता हूँ कि दिस इज 553,675 लिख देते हैं। अच्छा, दूसरे स्टेप में हमने ये कैलकुलेट करना था कि जिस डेट पे जाके रेट बढ़ा है, ये जो पैसे मैंने इनिशियली इन्वेस्ट किए थे ये उस डेट तक कितने हो गए होंगे। तो मैंने इन पैसों को 2 साल पे कंपाउंड करना है, राइट। और इन 2 सालों की कंपाउंडिंग के लिए जो रेट होगा वो मैंने कौन सा यूज़ करना है जी, बिल्कुल 12%, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो रेट होगा वो 12% होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने फ्यूचर वैल्यू एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे पास है पी 553,675 1 प्लस 0.12 ओवर 4, और जो टाइम है वो कितना है इस दफ़ा 2 सालों तक 12% पे कंपाउंड होता रहेगा। तो 2 सालों तक जो है वो 12% पे कंपाउंड होता रहे, तो टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ से जो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू बनेगी एस दैट इज इक्वल टू 701379। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारे पास उस डेट पे जो अवेलेबिलिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 701379 रुपीज़ की होगी। अच्छा, अगर आज से मुझे 3 साल के बाद 10 लाख रुपए चाहिए, तो आज मेरे पास कितने पैसे हैं होने चाहिए जो मैं बैंक में इन्वेस्ट करूं? दिस विल बी आवर नेक्स्ट कैलकुलेशन कि एक्चुअली हमारे पास आज होने कितने चाहिए थे ताकि वो 10% के ऊपर जो है वो 1 मिलियन रुपीज़ बन जाए। तो हमारी जो अगली कैलकुलेशन होगी, हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम 1 मिलियन। रेट जो है इस केस में 10% होगा, क्योंकि अब इस टाइम पीरियड के लिए जो रेट है वो 10% है और जो टाइम है वो 3 ईयर्स है और कंपाउंडिंग 4 है।
तो हम लोग जब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे इस केस में, तो हमारे पास जो P निकलेगा एस इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर पावर टी, सम है जी 1 मिलियन रुपीज़, P हमने कैलकुलेट करना है, रेट है जी 0.1 डिवाइडेड बाई 4 और इसका जो टाइम है वो 3 ईयर्स है मल्टीप्लाई बाई 4। तो हमारे पास यहाँ से जो P निकलेगा डैट विल बी इक्वल टू 743,555, राइट। तो आपके पास होने कितने चाहिए थे, 743,555 होने चाहिए। आपके पास है कितने, 701,379, जो कि आज से 2 साल के पहले आपने बैंक में 553,553,675 जमा कराए थे, वो 2 साल पे कंपाउंड होकर 701,379 हो गए होंगे। तो अब आपको मजीद कितने पैसे जमा कराने, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास अवेलेबल है, तो मजीद कितने पैसे जमा कराएंगे जी बिल्कुल हम लोग कहेंगे 743,555 में से माइनस करें हमारी जो अवेलेबिलिटी है 701,379, तो आपको 42,176 रुपीज़ जमा कराने, 42,176 रुपीज़ जो है ये आपको मजीद जमा कराना है। अच्छा देखिए हमारा आंसर था 42,189, कोई 13 रुपयों का फर्क आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे रेट्स इन्वॉल्व होते हैं और रेट्स के बाद जब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग उसमें राउंडिंग भी इन्वॉल्व करते हैं, तो हो सकता है कि फाइनेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त या रेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपके आंसर में कुछ थोड़ा सा छोटा सा माइन्यूट सा फर्क आ जाए। नॉर्मली रुपीज़ के केस में जब आप रुपीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आंसर में कभी कभी थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, राइट। तो अगर आपके पास अमाउंट बहुत बढ़िया है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे 1 मिलियन की 10 लाख रुपयों की बात कर रहे हैं, तो उसमें 13 रुपये की वैल्यू की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, 13 रुपयों की कोई बहुत ज़्यादा मटीरियलिटी नहीं है, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आंसर आपका कभी कभी थोड़ा डिफरेंट आ सकता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा, बहुत ही इमटेरियल सा डिफरेंस होगा। ये नहीं होगा कि आपका 42,189 एक्चुअल आंसर है और आपका आंसर निकल रहा है जी 38,000 समथिंग, तो आप कहें जी 4,000 का फर्क है, इतना बड़ा फर्क नहीं आएगा, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का फर्क आ सकता है, राइट। तो और वो किस लिए आता है, जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जब हम लोग राउंडिंग करते हैं तो राउंडिंग में इसका फर्क निकाल लेते हैं।